हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के जो इकोनॉमिक्स है यानी कि जो अर्थशास्त्र है उसके कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। यानी आप लोग का 6 फरवरी यानी कल को जो एग्ज़ाम है उसके लिए ये जो अर्थशास्त्र के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है इनमें से कुछ क्वेश्चंस आपको कल एग्जाम में भी देखने को मिल सकता है। यदि आप लोग 6 फरवरी को एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वाला वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए क्लास 12 के कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखते हैं अर्थशास्त्र से रिलेटेड यानी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड। तो 6 फरवरी के लिए जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए चलिए वीडियो को देखते हैं। देखिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस देख के डायरेक्ट आंसर को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, इनमें से कौन अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या ये हम लोग को बताना है। तो 1 का राइट आंसर कौन वाला हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा डी नंबर। आगे 2 नंबर क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा किसने दी है। तो अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा जो दी है वो एडम स्मिथ ने दी है। आगे 3 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग किसने किया। तो सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग रेगनर फ्रिश ने किया था। आगे 4 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन आर्थिक क्रिया का प्रकार है। इनमें से आर्थिक क्रिया का प्रकार क्या है, ये सभी जो एक आर्थिक क्रिया का प्रकार है, यानी 4 का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 5 नंबर क्वेश्चन है कि आर्थिक समस्या को दर्शाने वाले वक्र को क्या कहते हैं। तो आर्थिक समस्या को दर्शाने वाले वक्र को उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र का ढाल गिरता है। तो उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कैसे गिरता है। तो कैसे गिरता है, बाएं से दाएं गिरता है, यानी 6 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 7 नंबर क्वेश्चन है कि अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या है। तो अवसर लागत का वैकल्पिक नाम क्या हो जाएगा। तो इसका जो वैकल्पिक नाम है वो हो जाएगा आर्थिक लागत, यानी 7 का डी नंबर राइट आंसर। आगे 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन उत्पादन के साधन है। इनमें से कौन उत्पादन के साधन है ये हम लोग को बताना है। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ये सभी जो एक उत्पादन का साधन है। आगे 10 नंबर क्वेश्चन है कि देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण निर्णय किसके द्वारा ली जाते हैं। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी भारत जो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, तो भारत में जो महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेते हैं, तो वो सरकार द्वारा लिया जाता है, यानी 10 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण निर्णय सरकार द्वारा लिया जाता है। आगे 12 नंबर क्वेश्चन है कि अधिमान वक्र एक सीधी रेखा होगी यदि, सीधी रेखा होगी अधिमान वक्र यदि क्या होगा, यदि सीमांत प्रतिस्थापन की दर स्थिर होगी। आगे 30 नंबर क्वेश्चन है कि बजट रेखा की ढाल कैसी होती है। तो बजट रेखा की ढाल ऋणात्मक होती है, यानी नेगेटिव होती है। आगे 40 नंबर क्वेश्चन है कि बजट रेखा की ढाल होती है। तो बजट रेखा की ढाल जो होती है वो होती है -px/py। आगे 15 नंबर क्वेश्चन है कि बजट रेखा का समीकरण होता है। तो बजट रेखा का समीकरण क्या होता है, याद रखिएगा, m=p1x1 + p2x2, यानी 15 का बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 16 नंबर क्वेश्चन है कि बजट रेखा अपनी बाईं ओर विवर्तित होगी जब उपभोक्ता की आय में कमी होगी, यानी 16 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 17 नंबर क्वेश्चन है कि अधिमान वक्र के अनुसार उपभोक्ता संतुलन उस बिंदु पर होगा जहाँ जहाँ ए तथा बी दोनों, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला भी हो जाएगा, ये वाला भी हो जाएगा राइट आंसर। आगे 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक उपभोक्ता के पास दो वस्तु आम तथा केला के दो संयोग ए जिसमें 5 आम 2 केला तथा बी जिसमें 5 आम 3 केला है, उपभोक्ता दोनों संयोग के बीच तटस्थ होगी, यह कथन है। यह कथन क्या हो जाएगा, तो ये कथन गलत हो जाएगा। आगे 19 नंबर क्वेश्चन है कि मांग को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित में कौन से हैं। तो मांग को प्रभावित करने वाले तत्व ये जो सभी है ये मांग को प्रभावित करने वाले तत्व है, यानी 19 का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी कीमत भी होगा, उपभोक्ता की रुचि भी होगा, आय में परिवर्तन भी होगा, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे 20 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु की मांग वक्र D = 10-5p है तो वस्तु की कीमत 1 रुपये, यहाँ पर 1 रुपये बोला है, प्रति इकाई होने पर वस्तु की मांग क्या होगी। तो डी बराबर दिया है 10-5p, पी का मान 1 दिया है, तो 10-5 यानी कि 5 हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी 20 का डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 21 नंबर क्वेश्चन है कि कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग क्या होगी। तो देखिए कॉफ़ी के मूल्य में अगर वृद्धि होगी तो चाय की मांग में भी वृद्धि होगी, क्योंकि अगर कॉफ़ी की मूल्य बढ़ेगी तो कॉफ़ी लोग कम पिएगा, उसके बदले चाय पिएगा, इसलिए चाय की मांग में वृद्धि होगी, यानी 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, बढ़ती है। आगे 22 नंबर क्वेश्चन है कि ऐसी वस्तु जिनका एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है उसे कहते हैं। तो देखिए ऐसा वस्तु जिनके एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है उसे स्थानापन्न वस्तु कहते हैं, यानी स्थानापन्न वस्तु कहलाती है। अगर 23 नंबर क्वेश्चन है कि स्थानापन्न वस्तु के उदाहरण है। स्थानापन्न वस्तु मतलब एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जाता है, यानी 23 का राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, चाय तथा कॉफ़ी। यानी चाय के स्थान पर हम लोग कॉफ़ी का प्रयोग कर सकते हैं, कॉफ़ी के स्थान पर चाय का प्रयोग कर सकते हैं, ये जो है इसलिए स्थानापन्न वस्तु है। आगे 1 नंबर क्वेश्चन है कि आगत को, देखिए क्वेश्चन नंबर को मत देखिए, सिर्फ क्वेश्चन को देखिए। आगत को निर्गत में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। आगत को निर्गत में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को कहते हैं उत्पादन। आगे 2 नंबर क्वेश्चन है कि फर्म के द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बाजार में बेचने से प्राप्त राशि क्या कहलाती है। तो क्या कहलाती है, तो 2 का राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा आगम।
आगे 3 नंबर क्वेश्चन है कि आगत तथा निर्गत के बीच तकनीकी संबंध को क्या कहा जाता है? तो आगत तथा निर्गत के बीच तकनीकी संबंध को उत्पादन फलन कहा जाता है। आगे 4 नंबर क्वेश्चन है कि उत्पादन फलन Q इक्वल टू एफ एल के में Q क्या प्रदर्शित करता है? तो Q जो है क्या प्रदर्शित करता है? वो प्रदर्शित करता है उत्पादित वस्तुओं की अधिकतम मात्रा, यानी ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 5 नंबर क्वेश्चन है कि उत्पादन के दो कारकों के विभिन्न संयोगों से किसी वस्तु के उत्पादन की समान मात्रा को प्रदर्शित करने वाला वक्र क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है समोत्पाद वक्र। आगे 6 नंबर क्वेश्चन है कि दो समोत्पाद रेखाओं के बीच की दूरी क्या व्यक्त करती है? तो क्या व्यक्त करती है? उत्पादन स्तर में अंतर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिस समयावधि में उत्पादन के सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं उसे कहते हैं, उसे डैश कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे दीर्घकाल कहा जाता है, जिसमें सभी साधन जो है परिवर्तनशील होते हैं दीर्घकाल में। आगे 8 नंबर क्वेश्चन है कि उत्पादन के आगतों का स्थिर आगत तथा परिवर्ती आगत में विभाजन किस काल से संबंधित है? किस काल से संबंधित है? ये बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, अल्पकाल से। आगे 9 नंबर क्वेश्चन है कि ह्रासमान सीमांत उत्पादन का संबंध डैश से है? किससे है? अल्पकाल से है, यानी 9 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आगे 10 नंबर क्वेश्चन है कि एक परिवर्ती साधन का सीमांत उत्पादन वक्र उल्टा यू आकार का क्यों होता है? तो उल्टा यू आकार का क्यों होता है? क्यों होता है इसका उल्टा यू आकार का? क्योंकि परिवर्ती अनुपात के नियम के कारण होता है। आगे 11 नंबर क्वेश्चन है कि औसत उत्पाद सीमांत उत्पादन के बराबर कब होता है? जब कब होता है? जब क्या होगा? जब औसत उत्पादन अधिकतम होता है। तो चलिए आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्या है 1 नंबर, किस बाजार में ए आर वक्र एक्स अक्ष के समांतर होता है? तो किस बाजार में ए आर वक्र जो है एक्स अक्ष के समांतर होता है? तो होता है पूर्ण प्रतियोगिता। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बाजार में ए आर बराबर एम आर होता है? तो ए आर बराबर एम आर होता है पूर्ण प्रतियोगिता में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है कि फर्म का लाभ निम्नलिखित में किस शर्त को पूरा करने पर अधिकतम होगा? तो किस शर्त को पूरा करने पर जो फर्म का लाभ है वो अधिकतम होगा? तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा, यानी जहां एम आर बराबर एम सी होता है और जहां एम सी वक्र एम आर को नीचे से काटे, ये दोनों ही स्थिति में फर्म का जो लाभ है वो अधिकतम होगा। आगे 4 नंबर क्वेश्चन है कि फर्म के संतुलन का प्रथम शर्त क्या है? तो फर्म के संतुलन का प्रथम शर्त होता है एम सी बराबर एम आर। आगे 5 नंबर क्वेश्चन है कि समविच्छेद बिंदु तब उत्पन्न होता है जब क्या होगा? टी आर बराबर टी सी होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ति निम्नलिखित में किस से जुड़ी होती है? तो किससे जुड़ी होती है? कीमत से जुड़ी होती है। आगे 7 नंबर क्वेश्चन है कि वस्तु की पूर्ति के निर्धारक घटक कौन से? तो वस्तु की पूर्ति के इसमें से निर्धारक घटक कौन से? ये सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर, वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तुओं की कीमत, उत्पादन साधनों की कीमत, यानी इसका सभी राइट आंसर हो जाएगा। आगे 1 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ति के नियम को निम्नलिखित में कौन सा फलन प्रदर्शित करता है? इनमें से कौन सा फलन प्रदर्शित करता है पूर्ति के नियम को? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, एस बराबर एफ जो होता है पी होता है। आगे 9 नंबर क्वेश्चन है कि अन्य बातें समान रहे तो वस्तुओं की कीमत तथा पूर्ति की मात्रा में धनात्मक संबंध क्या व्यक्त करता है? तो ये व्यक्त करता है पूर्ति का नियम। आगे 10 नंबर क्वेश्चन है कि पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं ही उत्पन्न कर लेती है, किसका कथन है? ये कथन किसका है? ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग देख लीजिए कि पूर्ति अपने लिए मांग स्वयं ही उत्पन्न कर लेती है, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है वो किसका हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, प्रोफेसर जेवी सिंह। आगे 11 नंबर क्वेश्चन है कि जब कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन होने पर पूर्ति में ज़्यादा वृद्धि हो जाए तो पूर्ति का स्वरूप निम्नलिखित में से होगा, क्या होगा इनमें से? तो इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा, लोचदार होगा। तो चलिए आगे फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस वीडियो में माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग अच्छा से कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है? तो किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है मांग एवं पूर्ति द्वारा, यानी 1 का सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाजार मूल्य पाया जाता है? तो बाजार मूल्य पाया जाता है किसमें? अल्पकालीन बाजार में। आगे 3 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि किसी वस्तु की कीमत मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है? तो 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी मार्शल। आगे 4 नंबर क्वेश्चन है कि संतुलन कीमत के निर्धारक घटक निम्नलिखित में से कौन से? तो संतुलन कीमत के निर्धारक घटक निम्न में से कौन से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी ये और बी दोनों, यानी कि वस्तु की मांग और वस्तु की पूर्ति दोनों हो जाएगा। आगे फिर 5 नंबर क्वेश्चन है कि कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होता है जहाँ क्या हो जाएगा? जहाँ हो जाएगा वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर हो, यानी वस्तु की मांग और पूर्ति यानी डिमांड और सप्लाई जहाँ दोनों बराबर हो वहाँ पर वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। आगे 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया? तो किसने किया? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, मार्शल ने। आगे 7 नंबर क्वेश्चन है कि संतुलन की स्थिति में होता है, संतुलन की स्थिति में क्या होता है? होता है उपयुक्त सभी, यानी कि विक्रय की कुल मात्रा खरीदी जाने वाली मात्रा की बराबर होती है, बाजार पूर्ति बाजार मांग के बराबर होती है, ना ही फर्म ना ही उपभोक्ता विचलित होना चाहते हैं।
यानी इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे 8 नंबर क्वेश्चन है कि एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में यदि फर्में बाजार में निर्बाध प्रवेश तथा बहिर्गमन कर सकती है तो संतुलन कीमत सदैव होती है। संतुलन कीमत सदैव क्या होती है? इसका बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, फर्मों के न्यूनतम औसत लागत के बराबर होगी। आगे 9 नंबर लास्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी कीमत पर बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक हो तो उस कीमत पर बाजार में क्या होगी? तो 9 का ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, अधिपूर्ति होगी। यानी यदि किसी कीमत पर बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक हो, यानी बाजार पूर्ति जो है बाजार मांग से अधिक हो तो क्या होगा? अधिपूर्ति होगी। तो ये रहा कुछ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके इकोनॉमिक्स एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकता है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए नेक्स्ट और भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। और भी सब्जेक्ट का आप लोग का जो एग्जाम है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।